हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आज संडे है और संडे के दिन मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं इस हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी हॉट टॉपिक्स रहे हैं, जो भी करंट अफेयर रहा है, उसको मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे स्क्रैम जेट इंजन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्वावैक वैक्सीन के बारे में, पैट्रियट मिसाइल के बारे में, कार्बोप्लेटिन के बारे में, एक ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे, ड्रोन डिलीवरी हब जो है वो मेघालय पहला एशिया का कोई स्टेट बना है जो कि ड्रोन डिलीवरी हब बन गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईयूसीएन रेड लिस्ट में 3 प्लांट्स को शामिल किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को जो कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारी की सारी चीजें समझाऊं भी और साथ ही साथ यहीं पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद भी हो जाएं, जिससे कि आपको यूपीएससी के लिए इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है इसको देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो क्या न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, जिस पर हम बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, उसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैम जेट इंजन का 11 सेकंड के लिए। स्क्रैम जेट इंजन क्या है उसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो पहले न्यूज समझ लेते हैं। तो 11 सेकंड के लिए इन्होंने स्क्रैम जेट इंजन को ऑन करके देखा, उसको टेस्ट किया और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इस टेस्ट को कहां पर किया गया? इस टेस्ट को किया गया इसरो के प्रपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स में। ये कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है महेंद्रगिरी में, ठीक है। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है। वहां पर इस टेस्ट को किया, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब बात करते हैं, सर ये स्क्रैम जेट इंजन जो टेस्ट किया गया है, इसे टेस्ट तो कर लिया इसरो ने, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझिए इसको, ठीक है। होता यह है कि जब कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट के अंदर फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि फ्यूल की मदद से ही रॉकेट लॉन्च होता है। अब इस फ्यूल के अंदर एक फ्यूल को, एक तरफ तो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, और दूसरा यूज होता है उसको फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर, यानी कि जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो फ्यूल बिना ऑक्सीजन के तो नहीं जल सकता, तो फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मजा भी आएगा इस जानकर कि जो टोटल लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि ये जो रॉकेट्स होते हैं, इन रॉकेट्स का जो 86% पार्ट होता है वो प्रोपेलेंट मास होता है। प्रोपेलेंट मास का मतलब कि वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिलाकर उसे बोलते हैं प्रोपेलेंट मास। तो 86%, यानी एक रॉकेट आप जब देखते हैं तो उस रॉकेट का 86% का मास जो है वो प्रोपेलेंट का होता है। और उसमें भी बड़ी मजेदार बात कि 70% जो होता है वो ऑक्सीडाइजर का मास होता है, ठीक है। 70% ऑक्सीडाइजर का मास होता है। तो अब जरा सोचिए कि एक रॉकेट है, उसमें ऑक्सीडाइजर का, उसका जो टोटल मास है उसका 70% सिर्फ ऑक्सीडाइजर है जो कि फ्यूल को जलाने का काम करेगा। तो सर फिर क्या खास बात है? तो नॉर्मल रॉकेट में तो सर फ्यूल यूज होता है, ऑक्सीडाइजर यूज होता है, यानी टोटल रॉकेट के मास का 70% सिर्फ ऑक्सीडाइजर की तरह से यूज हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने एक नया कह सकते हैं इंजन बनाया है जिसे रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन कहा जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि इस इंजन की खास बात यह होती है कि यह अपने साथ अपने साथ ऑक्सीडाइजर को लेकर नहीं जाता, यानी उस ऑक्सीजन को लेकर नहीं कैरी नहीं करता जो कि वो पहले कैरी करता था। तो सर फिर फ्यूल जलेगा कैसे? बिना ऑक्सीडाइजर के, बिना ऑक्सीकारक के ये फ्यूल जलेगा कैसे? तो फिर रॉकेट उड़ेगा कैसे? यहीं पर टेक्नोलॉजी है, यही बड़ी टेक्नोलॉजी है। यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीडाइजर को साथ में नहीं लिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, जब रॉकेट उड़ान भरता है तो रॉकेट उड़ते वक्त
हवा में जब ये उड़ान भरता है तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसे ये सक करता है, इसे अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और जब यह ऑक्सीजन खींची जाती है तो यह इंजन में प्रवेश करती है, इंजन में इंटर करती है और यहां पर फ्यूल इंजेक्टर होता है। यानी यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमने लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया फ्यूल की तरह से, तो लिक्विड हाइड्रोजन का जब हम फ्यूल की तरह से यूज करते हैं तो यहां पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, यानी यहां से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, तो फ्यूल यहां से निकलता है, फ्यूल यहां से निकलता है, दोनों तरफ से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और ऑक्सीडाइजर की जगह पर हम एयर की, जो हवा में उड़ान भरते हुए जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको ये इंजन सक करके उसे उस ऑक्सीजन का यूज करता है इस फ्यूल को जलाने के लिए। यानी इसमें हम ऑक्सीडाइजर को कैरी, इस इंजन को अगर हम अपने रॉकेट में यूज करेंगे तो हमें ऑक्सीडाइजर का भार, ऑक्सीडाइजर का जो मास होगा उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं। यानी हमारा इंजन, स्क्रैमजेट इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सक कर लेता है और उस ऑक्सीजन का यूज कर लेता है फ्यूल को बर्न करने में। और जब फ्यूल बर्न होता है तो इसकी वजह से हमें जो है वो एनर्जी मिलती है और हमारा रॉकेट जो है वो स्पेस में लॉन्च होता चला जाता है। तो इससे सर फायदा क्या हुआ? फायदा जरा सोचिए क्या होगा कि 70% जब ऑक्सीडाइजर का मास है, तो अगर हम ऑक्सीडाइजर का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा जो मास है 70% क्या होगा रॉकेट का, वो घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा सर? इसकी वजह से फायदा यह होगा कि आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, आपकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी आप हैवी जो पेलोड्स हैं, यानी कि हैवी जो सैटेलाइट्स हैं उनको ले जा सकते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा मास था उसको तो आपने हटा दिया ना। तो अब क्या है कि आप भारी सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं, लंबी दूरी ले जा सकते हैं और आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। सर स्पीड कितनी स्पीड पर यह काम करता है? ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये कितनी स्पीड पर काम करता है? तो स्क्रैमजेट जो इंजन है वो काम जो करता है वो हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है, इसको ही बता दीजिए। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं, हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है। तो होता यह है, ये जो हाइपरसोनिक स्पीड होता यह है कि समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे 332 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है एयर में साउंड की, ठीक है। तो एयर की जो साउंड में इसकी स्पीड होती है, एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे बोला जाता है 1 मैक, इस यूनिट को कहा जाता है 1 मैक, यानी 332 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 मैक। इसे क्या कहा जाता है? 1 मैक। तो अगर कोई भी रॉकेट, कोई भी फाइटर प्लेन अगर 1 मैक से कम उड़ान भरता है, 1 मैक से कम उड़ान यानी 332 मीटर पर सेकेंड से कम उड़ान भरता है, तो ऐसे रॉकेट को हम लोग सबसोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबसोनिक रॉकेट कहते हैं, ठीक है। यानी 1 मैक यानी 332 मीटर पर सेकेंड से कम की अगर स्पीड है किसी रॉकेट की या किसी फाइटर प्लेन की, तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक स्पीड है, ये उड़ान भर रहा है। लेकिन उसी जगह पर अगर इसकी स्पीड 1 से लेकर 5 मैक तक हो जाती है, 1 से लेकर 5 मैक, यानी या तो 332 मीटर पर सेकेंड या उससे 2 गुनी या उससे 3 गुनी या उससे 4 गुनी या उससे 5 गुनी, तो अगर ये 5 मैक तक कोई उड़ान भरता है तो ऐसे रॉकेट को या ऐसे फाइटर प्लेन को हम सुपरसोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। और अगर उसकी स्पीड 5 से लेकर 10 मैक तक हो जाती है, यानी 5 मैक से ऊपर हो जाती है, तो उसे हम लोग उस रॉकेट को हाइपरसोनिक कहते हैं। यानी कि उस फाइटर प्लेन को या उस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं या उस तरीके के जो रॉकेट्स होती हैं, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उन्हें हम हाइपरसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक। तो ये जो हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन है, ये स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड पर भी काम करता है। मतलब जब ये उड़ान भरता है तो इसकी स्पीड 5 मैक से लेकर 10 मैक के बीच में हो जाती है, तब भी ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। तो सर इससे पहले आपने एक शब्द नाम लिया था सर रैमजेट इंजन का, बिल्कुल सही बात है। रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन दोनों एक ही तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। रैमजेट इंजन जो होता है वो भी उड़ते हुए हवा से ही ऑक्सीजन को सक करता है, उसे लिक्विफाई करता है और फिर उसको एज अ ऑक्सीडाइजर यूज करता है। ये रामजेट इंजन भी करता है, लेकिन रामजेट इंजन से एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि
स्क्रैमजेट इंजन है उसका हमने टेस्ट किया है। तो रामजेट इंजन सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है और काम वही, टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है, लेकिन रामजेट इंजन जो बहुत अच्छे से जो काम करता है वो सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, इस स्पीड पर काम करता है, जबकि हाइपरसोनिक स्पीड पर हाइपरसोनिक स्पीड पर हमारा स्क्रैमजेट इंजन काम करता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैमजेट इंजन क्या है, स्क्रैमजेट इंजन क्या है। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में स्पीड का फर्क है, ये रैमजेट सुपरसोनिक पर और ये स्क्रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। ठीक है, तो इसी का टेस्ट, हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करने वाले स्क्रैमजेट इंजन का जो टेस्ट है उसी को हमारे इसरो ने किया और वो सक्सेसफुल रहा। 11 सेकंड तक इसको हमने जलाया और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट है इसरो के लिए। तो आपको भी खुश होना चाहिए और खुश हैं तो आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और आगे की न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल वही बातें जो मैंने बताई वो यहाँ से फिर लिखी हुई है, इससे जो है वो कैरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हम लंबी दूरी पर और बहुत फास्ट पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग बात करते हैं दूसरे न्यूज़ पर आते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है सर? सर्वावैक वैक्सीन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सर्वावैक वैक्सीन क्या है? सर्वावैक जो वैक्सीन है वो सर्विकल कैंसर के लिए यूज की जाने वाली वैक्सीन है, जिसे सर्वावैक वैक्सीन कही जा रही है। ये इंडियन वैक्सीन है, इंडिया में इसको बनाया गया है और ये सर्विकल कैंसर को दूर करने के लिए, सर्विकल कैंसर से बचने के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। अब सर सर्विकल कैंसर होता क्या है इसको समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है वेजाइनल स्ट्रक्चर होता है, जो वेजाइना जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यूट्रस का पार्ट होता है। ठीक है, यूट्रस का पास जहां पर जो वर्म होता है वो यहीं पर मौजूद होता है, यहीं पर फीटस मौजूद होता है और ये फीटस जो है यहीं पर ग्रो करता है, यानी 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, वो यहीं यूट्रस में कंप्लीट होता है। तो ये यूट्रस हो गया, ये इंटरकोर्स का प्लेस होता है जिसे वेजाइना कहते हैं। और इन दोनों की जगहों पर, यानी यूट्रस और वेजाइना के बीच में ये जो जगह होती है, इस जगह को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जगह सर्विक्स कहलाती है, कभी कभी हिंदी में इसे ग्रीवा कहते हैं। तो ये जो सर्विक्स वाली जगह है, यहीं पर एक इंफेक्शन होता है और उस इंफेक्शन को हम लोग एचपीवी इंफेक्शन कहते हैं। और ये इंफेक्शन एचपीवी इंफेक्शन कहलाता है। एचपीवी इंफेक्शन का मतलब एक वायरल इंफेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन। यानी ये इंफेक्शन किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये इंफेक्शन होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, कई टाइप का होता है और यह हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल नॉर्मली हमारी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन हमें उस तरीके से अफेक्ट नहीं करता जिस तरीके से फीमेल के इस सर्विक्स वाले पार्ट को करता है। अगर फीमेल के सर्विक्स वाले पार्ट को अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अफेक्ट कर देता है तो यहीं पर एक कैंसर डेवलप हो जाता है, यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है यहां की सेल्स की, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है यहां की सेल्स की, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैंसर बोलते हैं। यह बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी है, बहुत सारी फीमेल्स की जान इसकी वजह से जाती है और यह एक यूनिक कैंसर इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि यह वायरस से होता है। दुनिया के सारे कैंसर वायरस से नहीं होते हैं। वायरस कैंसर होने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक यूनिक कॉज इस यूनिक कैंसर से रिलेटेड है कि इसका जो कॉज होता है वो एक वायरस होता है। सारे कैंसर, मैं फिर से बता रहा हूं कि सारे कैंसर वायरस से नहीं होते, लेकिन ये एक यूनिक टाइप का कैंसर है जो कि वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ठीक है, तो ये जब कैंसर होता है तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसमें फीमेल को अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, फीवर आता है और भी बहुत सारे उसकी बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं और ये काफी डेडली होता है, काफी जानलेवा होता है। ठीक है, जानलेवा होता है। अगर हम कुछ एस्टिमेट की बात करें तो अगर हम लोग थोड़ा देखें तो ये जो कैंसर है, ठीक है, ये जो कैंसर है इसके बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 80,000 विमेन जो इंडिया की हैं, 80,000 महिलाएं जो इंडिया की हैं, रिसेंट एस्टिमेट ये बताता है हर साल इस सर्विकल कैंसर से प्रभावित होती हैं, सर्विकल कैंसर उनको हो जाता है, जिनमें से 35
35,000 ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है इसकी वजह से। सोचिए कितनी सीरियस है। इंडिया की 80,000 महिलाओं को यह बीमारी होती है, यह कैंसर होता है, और जिसमें 35,000 की इसमें डेथ हो जाती है। तो इसका आप देखिए, सर्विकल कैंसर वायरस से होता है, यह इसके लिए एक मतलब कह सकते हैं एक यूनिक बात है, ठीक है। बुरी बात है ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई कैंसर होता है तो उसकी वैक्सीन बनना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है वैक्सीन बनना। लेकिन वायरस से होने वाली बीमारियों की तो वैक्सीन बन सकती है। तो अच्छी बात यह है कि सर्विकल कैंसर जो है वायरस से होता है तो इसकी वैक्सीन बनना पॉसिबल है, क्योंकि वायरस से होने वाले बीमारियों की वैक्सीन बन सकती है तो इसकी वैक्सीन बन सकती है। अदर कैंसर की वैक्सीन बनना मुश्किल काम है, लेकिन इसकी वैक्सीन बन सकती है, तो इसकी वैक्सीन बन गई है। इंटरनेशनली ऑलरेडी ये वैक्सीन अवेलेबल, बहुत सारी कंपनियों की अपनी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके इंडिजिनस यानी भारत में बनी वैक्सीन को बनाया है, जिसका नाम रखा है सर्वावैक वैक्सीन बनाया है। तो इस कैंसर से बचाव पॉसिबल है, और बचाव ही पॉसिबल है तो बचाव क्या किया जा सकता है, वो सर्वावैक वैक्सीन को लगवाकर महिलाओं की जिंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो ये जो सर्वावैक वैक्सीन है, मैंने जैसा बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और इसे बहुत जल्दी यानी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल अप्रैल में इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें हम इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इससे बचा पाएंगे। इस वैक्सीन को गर्ल्स की 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र की फीमेल्स को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, और उनको फ्यूचर में होने वाले इसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे बचाया जाएगा, ठीक है। तो 2023 के अप्रैल में यह वैक्सीन जो है रोल आउट कर दी जाएगी, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके अलावा ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके कई टाइप मैंने बताए थे, तो इनमें से 16 यानी 16, 18, 6 और 11 टाइप का जो वायरस है, जो स्ट्रेन है, उससे ये प्रिवेंट करता है, और यही मेनली वो स्ट्रेन है जिनकी वजह से ये कैंसर होता है। तो इन सब से ये प्रिवेंट कर लेगा। काफी इफेक्टिव वैक्सीन है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसको रेकमेंड किया है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसको ऑथराइज कर लिया है, और ये काफी बेहतर वैक्सीन मानी जा रही है। और फ्यूचर में इंडिया की जो फीमेल्स हैं उनको इस डेडली बीमारी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो होप कि ये बात आप लोगों को 100% समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और भी चीज नोट कर लीजिएगा कि आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें सर्विकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी इंडिया में चलाया जा रहा है। यानी सर्विकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम का मतलब होता है सर्विकल कैंसर का पता करने का जो प्रोग्राम है कि किसी को सर्विकल कैंसर है या नहीं है, ठीक है। वो उसका जो प्रोग्राम है, उसकी डायग्नोसिस का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ऑलरेडी आयुष्मान भारत स्कीम में इंडिया में चलाया जा रहा है। लेकिन अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन को शामिल करके हम जो फीमेल्स हैं उनको कैंसर से बचा भी सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट पर अगर ये अचीवमेंट समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर वही वाली बात है कि कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे ये फैलता है, ये भी जान लेते हैं। तो कैसे फैलता है, तो ये एक्चुअली अगर कोई इन्फेक्टेड है, मान लीजिए कोई मेल इन्फेक्टेड है, तो फीमेल अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है तब उससे फैलता है। यानी कि मेल इन्फेक्टेड मेल से फीमेल के अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो है ये अगर कोई इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन है तो उससे हाथ टच करने से भी ये फैल सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है। तो स्किन टू स्किन टचिंग से भी ये हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्स भी हो सकता है और विदाउट सेक्स भी हो सकता है, ये फैल सकता है। इसके अलावा ओरल सेक्स से भी फैल सकता है, एनल सेक्स से भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो ये एक सीरियस बीमारी है, इसका प्रिवेंशन हम लोगों ने ढूंढ लिया है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। चलते हैं हम लोग तीसरे न्यूज की तरफ। और तीसरी न्यूज आई है थोड़ा सा यूएस और यूक्रेन के बॉर्डर से। तो तीसरी न्यूज आई है यूक्रेन के बॉर्डर से, जिसमें हम पैट्रियट मिसाइल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको न्यूज ये है कि पैट्रियट मिसाइल को अमेरिका जो है बहुत, यानी रशिया के बहुत विरोध के बाद, ठीक है, बहुत विरोध के बाद भी रशिया के
बहुत विरोध के बाद भी अमेरिका इसको भेजने जा रहा है यूक्रेन के अंदर, जो कि वहां के एरिया की टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यूएस ने फाइनलाइज कर दिया है कि वो पैट्रियट मिसाइल को कहां पे भेजेगा, ये यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहा है। अब जरा समझ लेते हैं पैट्रियट मिसाइल है क्या, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है उस एरिया के अंदर अगर इसे भेज दिया जाए। तो पैट्रियट मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में टारगेट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी क्रूज मिसाइल को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा शॉर्टर रेंजर यानी छोटी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको भी टारगेट कर सकती है, यानी उनको हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर सकती है, उनको बर्बाद कर सकती है, ठीक है। जो लोग क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं जानते हो उनके बारे में बता दूं, बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स पाथवे अपनाती है, लॉन्च होती है और ऐसे फिक्स पाथवे, पैराबोलिक पाथवे अपनाते हुए कहीं पर भी लॉन्च की जाती है, कहीं पर भी अटैक की जाती है। जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है उसका कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से मूव करके, ठीक है, हाई स्पीड से किसी भी जगह पर हमला कर सकती है। बेसिक फर्क है। और अगर पैट्रियट डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेसिक यही है, बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली एक जगह से अगर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये पैराबोलिक पाथवे को अपनाते हुए एक ऊंचाई पर जाती है और फिर जहां पर इसको हमला करना होता है वहां पर ये गिरती है। अर्थ की ग्रेविटी के अट्रैक्शन से इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है और ये बहुत तेजी से अटैक करके ये जगह को, जिस जगह पर अटैक करती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो भी बहुत खतरनाक होती है, और खतरनाक इसलिए भी होती है क्योंकि ये इसका कोई फिक्स पाथवे नहीं होता, तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यानी कि इसका तो पता है कि ऐसे ही गिरेगी, तो यहां पर आप पता कर सकते हैं कि कोई मिसाइल लॉन्च हुई है तो इतनी दूरी पर जाएगी तो हमारे रडार इसी को पकड़कर हवा में नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल का मामला क्या हो जाता है कि ये इसका फिक्स पाथवे है ही नहीं, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कहां से आ रही है, ठीक है, और ये आप पर अटैक कर देगी। तो ये भी बहुत खतरनाक होती है, ये भी डेंजरस होती है, दोनों बहुत ज्यादा डेंजर। दोनों का पाथवे, दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। डिटेल में मैंने कहा कि अगर आपको पता करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब मामला यहां पर आता है कि पैट्रियट मिसाइल क्या कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल जो है किसी भी हमले को, जहाजी हमले को खत्म कर सकती है, क्रूज मिसाइल के हमले को खत्म कर सकती है, साथ ही साथ आपके बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म कर सकती है। इन सारे खतरे को खत्म कर सकती है हवा में उड़ान भरती है, उन्हें नष्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये जो पैट्रियट मिसाइल है, ये पैट्रियट ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पैट्रियट बैटरी कहलाता है, ये पूरा का पूरा पैट्रियट बैटरी कहलाता है। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, एक ट्रक माउंटेड लॉन्चिंग सिस्टम होता है। ये पूरा लॉन्चिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, ये लॉन्चिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 8 लॉन्चर्स होते हैं, 8 लॉन्चर्स होते हैं, 8 लॉन्चर्स होते हैं, और सबके अंदर जो है लगभग 4 मिसाइल्स होती हैं, यानी 8 लॉन्चर ये अपने साथ कैरी करता है, जिसके अंदर हर एक लॉन्चर के अंदर 4-4 मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ग्राउंड रडार सिस्टम होता है और एक कंट्रोल स्टेशन होता है जिससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। रडार होता है, रडार ट्रैक करता है और फिर कंट्रोल सिस्टम उसको मैनेज करता है कि कब मिसाइल को लॉन्च होना है। तो कुछ इस तरीके से ये पैट्रियट मिसाइल्स काम करती हैं कि मान लीजिए कि कोई भी हमला हुआ, कोई दुश्मन का हमला हुआ, तो दुश्मन के हमले को सबसे पहले ये लॉन्चर, ये यहां पर ये जो पैट्रियट पूरा बैटरी होती है, ये पैट्रियट बैटरी होती है, इसमें लगा हुआ जो रडार होता है ये पैट्रियट रडार होता है। ये पैट्रियट रडार पहले उस मिसाइल को क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, उस मिसाइल को पकड़ लेगा और फिर उस मिसाइल को पकड़कर उसको ट्रैक करेगा, कहां जा रही, कैसे जा रही, क्या स्पीड है। और फिर जब पूरी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लेगा ये रडार, तो ये किसको भेजेगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ये इंफॉर्मेशन भेजेगा। कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर्स होते हैं वो इस पर फोकस हो जाते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मतलब उसको ट्रैक करना है, वो जहां जहां जा रही है उसके मूवमेंट को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं वो हमारी जो मतलब इसमें यूएस की जो पैट्रियट मिसाइल्स होती है उनको ये मतलब उनको लॉन्च कर देते हैं। यहां से इसको कमांड दे दिया जाता है, पैट्रियट मिसाइल के जो मिसाइल होती है वो लॉन्च हो जाती है और फिर उसके बाद ये उसी ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर रडार उसे गाइड करता रह जाता है कि कहां पर दुश्मन की मिसाइल मौजूद है, उसी गाइडिंग सिस्टम से, इस रडार की गाइडिंग सिस्टम से यह मिसाइल ट्रैक करते हुए दुश्मन की मिसाइल को ढूंढती है और इसको हवा में ही मारकर गिरा देती है। और यह सारा चीज करने में जानते हैं सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगता है। 9 सेकंड के अंदर मतलब रडार ट्रैक कर, रडार देखेगा,
ठीक है, देखेगा, उसको उसको ट्रैक करेगा, कंट्रोल सेंटर को, कमांड सेंटर को मैसेज कन्वे करेगा और कमांड और कंट्रोल सेंटर से ये आदेश जाएगा कि मिसाइल लॉन्च हो, और मिसाइल लॉन्च होकर 9 सेकंड के अंदर उस पूरे के पूरे जो दुश्मन की मिसाइल है उसे हवा में मारकर गिरा सकती है। जरा सोचिए क्या फास्ट, क्या कितना फास्ट है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इतना जबरदस्त है कि इसके बारे में अब आप समझ ही गए होंगे अब इसके बारे में क्या डिटेल डिस्कस है। इसी वजह से रशिया और यूएस के बीच में टेंशन बढ़ रही है कि भाई इतना इंटरसेप्टर क्यों तुम इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो यूक्रेन का, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बहुत लोगों को बेची हैं, बहुत लोगों को दिया है, कुछ को गिफ्ट दिया है, कुछ को बेचा है, जिसमें से कौन कौन से कंट्रीज शामिल है। तो यूएस ये जो है जो बेची गई है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो बेचा गया है वो नीदरलैंड को बेचा गया है, जर्मनी को बेचा गया है, जापान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ताइवान, ग्रीस, स्पेन, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, रोमानिया, स्वीडन, पोलैंड, बहरीन, इन सब को ये यूएस पैट्रियट को ये यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। इसी तरीके की जो सिस्टम है वो रशिया का S-400 ट्रिम्प सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड भी इसी तरीके से काम करता है, जो इसके काफी सिमिलर मौजूद है। तो होप कि ये बातें आप भी समझ में आ गई होगी, पैट्रियट मिसाइल के बारे में समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि कार्बोप्लेटिन एक दवा है, बहुत सस्ती सी दवा है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जान बचाने में कैपेबल है। किस चीज से जान बचाएगी? ये कैंसर से जान बचाती है। कैंसर पर आज 2 न्यूज हो गई, ठीक है। तो कैंसर से जान बचाने वाली एक बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ती, लेकिन बहुत इफेक्टिव दवा है जो कार्बोप्लेटिन है। तो सर न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इस बार जो है एक रिसर्च किया गया, और इस रिसर्च को किया टाटा मेमोरियल सेंटर ने इस रिसर्च को किया और पाया कि ये जो बहुत सस्ती सी दवा है, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल है, कहीं पर भी अवेलेबल है, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो एक बहुत ही खतरनाक टाइप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, TNBC, ठीक है। ये ब्रेस्ट कैंसर का सबसे खतरनाक, एक तो फीमेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और उस ब्रेस्ट कैंसर में भी सबसे ज्यादा खतरनाक जो कैंसर होता है वो होता है ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, TNBC कहा जाता है। तो इस TNBC जो कैंसर है इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है ये कार्बोप्लेटिन नाम की जो दवा है, जो बहुत सस्ती है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही इसको बहुत इफेक्टिव माना गया है। ये किसने रिसर्च किया है? ये रिजल्ट किसने दिया है, यानी ये बात बताई किसने है? टाटा मेमोरियल सेंटर, जो इंडिया का प्रेस्टिजियस सेंटर है कैंसर रिसर्च के अंदर। तो उसने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दवा, यानी कि कीमोथेरेपी इसी की दवा है, जिसको एज अ कीमोथेरेपी बॉडी में चढ़ाया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी जब किसी को कैंसर की बीमारी होती है तो उसको कुछ दवाएं बॉडी में चढ़ाई जाती हैं जो कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं, कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। और अगर रेडियोथेरेपी, यानी कि अगर रेडिएशन से रेडियो एक्टिव मटीरियल से, रेडिएशन की मदद से अगर कैंसर सेल्स को जलाया जाता है तो उसे बोलते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये जो कार्बोप्लेटिन है इसको कीमोथेरेपी के अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दवा है वो बहुत सारे कैंसर्स को रोकने में कैपेबल है, लेकिन मेनली ये जो रिसर्च किया गया है वो TNBC के ऊपर किया गया, और TNBC को रोकने में ये काफी कैपेबल है। यानी उनकी जो सेल्स होती हैं, अगर TNBC को हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं तो इसे ये जो है माना जाता है कि उसके DNA को, यानी जो कैंसर सेल्स हैं उनके DNA को डैमेज कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कैंसर सेल का जब DNA डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कैंसर सेल्स मर जाती हैं, और फिर वो जो कैंसर की जो टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और कैंसर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोप्लेटिन को प्लैटिनम भी कहते हैं, और ये कैंसर सेल्स के DNA को डैमेज कर देती है, और इस तरीके से कैंसर सेल्स ग्रो करने से रुक जाती हैं, और फिर इसके बाद कैंसर काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये दवा, इस दवा के बारे में अगर बात की जाए कि सर इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या, आप कह रहे हैं बहुत सस्ती है, इजिली अवेलेबल है, सिर्फ 1000 रुपया महीना, यानी कि जो डोज लगती है पर मंथ, जो इसकी डोज की कीमत आती है सिर्फ 1000 रुपए।
सोचिए कितनी सस्ती है। वरना कैंसर का इलाज कराने में लोगों के घर बिक जाते हैं, और यह दवा सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आती है, और वो भी कुछ महीने के ट्रीटमेंट इसका होता है। ठीक है, उसके बाद कैंसर काफी हद तक क्योर कर लिया जाता है। कितने हद तक क्योर कर लिया जाता है, तो ये देखा गया, ये जो रिसर्च किया गया तो उसमें देखा गया 50 ईयर ऑफ एज, बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी 50 साल से जो छोटी महिलाएं थी, उनमें देखा गया कि लगभग 61% जो फीमेल्स हैं, 61% फीमेल्स के अंदर से कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो गया अगर उन्होंने कार्बोप्लाटिन का यूज किया। यानी कीमोथेरेपी में कार्बोप्लाटिन अगर यूज किया गया तो 61% जो वो कैंसर है पूरी तरीके से खत्म हो गया। पूरी तरीके से फीमेल जो है वो हेल्दी हो गई। ठीक है, और फिर वो कैंसर फ्री हो गई। तो सोचिए इतनी इफेक्टिव ड्रग सिर्फ 1,000 रुपए महीने में मिल रही है। ठीक है, इंडिया में टीएनबीसी का बहुत केस है, जैसा मैंने पहले भी बताया। हर साल माना जाता है जो कैंसर यहां पे डायग्नोस किया जाता है, खासकर कि ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट कैंसर इसमें डायग्नोस किया जाता है, वो ब्रेस्ट कैंसर जो डायग्नोस किया जाता है, तो यहां पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर बात की जाए तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो है वो टीएनबीसी होती है। यानी कि ये आपका टीएनबीसी वाला जो कैंसर होता है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, वो ये होता है। तो 1/3 महिलाओं को ये कैंसर होता है। और अब अगर इस दवा का यूज किया जाएगा तो ये माना जा रहा है कि इस कैंसर से काफी हद तक हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दवा दिख रही है, कार्बोप्लाटिन दिख रही है, और ये बहुत ही आसानी, तो ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टडी है। दवा तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन बात है कि ये स्टडी ने और प्रूफ कर दिया कि कार्बोप्लाटिन को हम लोग फ्री यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, और बहुत सस्ते में कैंसर का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब बना है, एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब बना है, जिसे हम लोग डिलीवरी हब बना है, ये मेघालय में बनाया गया है। मतलब क्या है सर, इसकी बात का मतलब क्या हो गया? इसकी बात का मतलब सर ये हो गया कि इसकी बात का मतलब ये हो गया कि मेघालय गवर्नमेंट पूरे के पूरे एशिया के अंदर पहली ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन बन गई जो कि मेडिसिन या मेडिकल संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ड्रग्स हैं, मेडिकल किट्स हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब को ये ड्रोन के जरिए अब डिलीवर करेगी। ठीक है, ये मेघालय पहला एशिया की पहली प्लेस बन गई है। ठीक है, ये ड्रोन डिलीवरी हब बन गया है, और इसको मेघालय गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है, टीच ईगल नाम का एक स्टार्टअप कंपनी है, उससे टीच ईगल नाम की स्टार्टअप कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें दवाएं और डायग्नोस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन की मदद से उसे भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से मैंने आपको पहले बताया था, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, सप्लाई, ये सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए जिस ड्रोन का यूज किया गया है वो ड्रोन है टीच ईगल कंपनी का वेट्री प्लेन X3। ठीक है, वेट्री प्लेन X3 नाम के ड्रोन का यूज किया गया है, और इसकी मदद से जो पहली बार जो है वो बहुत सारी दवाएं भेजी गई, जिसमें स्नेक वेनम भी था। भाई मेघालय जैसे रीजन में स्नेक बाइटिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर जल्दी से जल्दी जैसे स्नेक वेनम मिल जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है, और ये बहुत फास्ट है। अगर इसने जो ड्रग डिलीवरी की है वो आधे घंटे में, यानी कि शायद काफी, मतलब जो ड्रग डिलीवरी ये कर रहा है आधे घंटे में, उसी को करने में मेघालय में क्योंकि वो पहाड़ी जगह है और भी बहुत सारी वहां पे अपने चैलेंजेस होते हैं, तो उसको डिलीवर करने में, जो दवा ये आधे घंटे में डिलीवर कर रहा है, वहां डिलीवर करने में लगभग 2.5 घंटे लगते थे। अगर रोड से जाते थे तो रोड से जाने में 2.5 घंटे का वक्त लग जाता था। 2.3 मतलब 2.5 आवर्स का वक्त लग जाता था। लेकिन यही दवाएं जो हैं या डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आधे घंटे में वहां डिलीवर किया जा पा रहा है इसकी वजह से। तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एडवांसमेंट भी है आपके एशिया के लिए, इंडिया के लिए, सबके लिए, कि अब जो ड्रग्स और डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होंगे इसकी मदद से डिलीवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। IUCN की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट है, उस रेड लिस्ट में 3
चलते चलते इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, जो एनवायरनमेंट में आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीजेस हैं उन्हें शामिल किया जाता है तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, तो उसमें 3 इंडियन प्लांट को अभी लेटेस्ट इसी हफ्ते जो है वो शामिल किया गया है। उसको मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो पहला जो प्लांट है वो है मीजोट्रोपिस पेलिटा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और ये कहां का प्लांट है? ये उत्तराखंड का प्लांट है। और इसका अच्छा, ये तीनों के तीनों सबसे मजेदार बात है कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, लोकल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो मीजोट्रोपिस पेलिटा नाम का क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है जो उत्तराखंड में का नेटिव है, ठीक है। उत्तराखंड में ये प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ मतलब यहां वहां पे ये उगता है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये यही वाला है, ठीक है, ये यही वाला है। इसको देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लीव्स से, इसकी पत्तियों से जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारी बॉडी में होता क्या है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो सेल्स को डैमेज करने का काम डैमेज करते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस डेवलप होती हैं, बहुत सारा जो कह सकते हैं ना कि जो एजिंग के इफेक्ट होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। किसकी वजह से? सेल्स के डैमेज होने की वजह से। और सेल को डैमेज कौन करता है? फ्री रेडिकल्स करते हैं, ठीक है। और इन फ्री रेडिकल्स को मारने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देते हैं। और जब फ्री रेडिकल डैमेज हो जाता है तो सेल को डैमेज होना रुक जाता है और आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने से आप बच जाते हैं, आपको का प्रिवेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट हम लोग मार्केट में लेते हैं वो असल में वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? मतलब केमिकल से तैयार किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है उसे बहुत कह सकते हैं कि सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है कौन? मीजोट्रोपिस पेलिटा। तो अगर हम इसका यूज करें तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां, हमारी सेल्स डैमेज नहीं होगी और हमारे अंदर बीमारियों से हम बच सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है वो है फ्रिटिलोरिया सिरोसा, ठीक है, सिरोसा। ये वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है, खतरे में है, लेकिन इसको भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में मतलब शामिल कर दिया गया है। और इसका यूज किया जाता है ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स यानी और निमोनिया दूर करने में, यानी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं जिसमें ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं जो हमारे फेफड़ों से संबंधित होती हैं, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड होती हैं। निमोनिया भी लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस है। तो लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस को दूर करने में फ्रिटिलोरिया सिरोसा का यूज किया जाता है। तो इसको भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा डैक्टिलोरहिजा हटागिरिया, ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, इसको भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जारी किया गया है, शामिल किया गया है। और ये आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और अदर अल्टरनेटिव जो सिस्टम मेडिसिन के उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है फीवर को क्योर करने के लिए, कफ को क्योर करने के लिए, यानी कि जो आपको खांसी जुकाम होता है उसको क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देख लेते हैं कैसा दिखते हैं। तो सबसे पहले तो मीजोट्रोपिस पेलिटा जो है, ये इसकी पिक्चर आपको दिख रही है, इस तरीके से दिखता है। इसके अलावा जो है वो फ्रिटिलोरिया सिरोसा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़ा खूबसूरत सा प्लांट है, अलग तरीके से ये इस तरीके से दिख रहा है। इसके अलावा जो डैक्टिलोरहिजा हटागिरिया है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इनका यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया क्या है मेडिसिन में, तो ये सारी चीजें। तो होप कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए उसके बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये इस तरीके से अगर आप ये सारी करंट अफेयर्स तैयार करते रहे तो ये यूपीएससी के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।